नमस्कार, मैं हूं रिया और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। आज 13 अक्टूबर है और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आज समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाली खबरों की और वैसी खबरों की जिनका सीधा संबंध आपकी और हमारी आम जिंदगी से है। तो सबसे पहली खबर हमने जनसत्ता के राष्ट्रीय संस्करण से ली है। इसमें लिखा है कि राजनीतिक चश्मे से देखना लोकतंत्र के लिए खतरनाक, प्रधानमंत्री ने मानवाधिकार हनन पर कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानवाधिकारों की चयनित तरीके से व्याख्या करने वालों और उन्हें राजनीतिक नफा नुकसान के तराजू से तौलने वालों की आलोचना करते हुए मंगलवार को कहा कि ऐसा आचरण मानवाधिकारों और लोकतंत्र के लिए भी नुकसानदायक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 28वें स्थापना दिवस समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में मानवाधिकार की व्याख्या कुछ लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने हितों को देखकर करने लगे हैं। उन्होंने कहा कि चयनित तारीखों से आचरण करते हुए कुछ लोग मानव अधिकारों के हनन के नाम पर देश की छवि को भी नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं और ऐसे लोगों से देश को सतर्क रहना चाहिए। घरेलू उड़ानें 18 अक्टूबर से पूरी क्षमता के साथ। नागरिक विमानन मंत्रालय ने मंगलवार को घोषणा की कि विमानन कंपनियां 18 अक्टूबर से बिना किसी क्षमता प्रतिबंध के घरेलू उड़ान संचालित कर सकती हैं। मंत्रालय ने यह फैसला हवाई यात्रा के लिए यात्रियों की मांग को मद्देनजर करते हुए रखा है। न्यायपालिका के सामने विश्वसनीयता का संकट। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में हाल में नियुक्त किए गए न्यायमूर्ति अभय एस ओका ने कहा कि इस समय न्यायपालिका विश्वसनीयता के संकट से जूझ रही है और कानूनी पेशे के सदस्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोविड-19 महामारी के कारण लंबित हुए मामले जल्द निपटाए भी जाएं। बच्चों को वैक्सीनेशन टीका लगाने की सिफारिश। केंद्रीय औषधि प्राधिकरण की विशेष समिति के ने कुछ शर्तों के साथ 2 से 18 साल के बच्चे किशोरों को देश में बने कोरोना रोधी टीके को वैक्सीन लगाने की सिफारिश की संभावना है कि अगले कुछ दिनों में दवा नियामक सिफारिश को स्वीकार कर कोवैक्सीन के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दे सकता है। कोवैक्सीन का निर्माण करने वाले हैदराबाद स्थित कंपनी भारत बायोटेक ने कहा कि उसने दूसरे और तीसरे चरण का प्रशिक्षण पूरा करने के बाद दवा नियामक की विशेषज्ञ समिति के समक्ष आंकड़े पेश किए थे। पर्व पर बाहर से पटना आए 3 समेत 4 संक्रमित मिले। पटना में कोरोना से संक्रमितों की संख्या बढ़ने लगी है। मंगलवार को 4 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। जो नए संक्रमित मिले हैं उसमें एक दीघा, दूसरा बेली रोड, तीसरा पुनपुन और चौथे ने अपना पता पटना दिया है। बेली रोड में जो कोरोना संक्रमित मिला है वो दार्जिलिंग से आया था। पुनपुन बाजार से मिले संक्रमित वर्धमान से आए हैं। वहीं दीघा वाले की कोई ट्रैवलिंग हिस्ट्री नहीं मिली है। सिविल सर्जन डॉक्टर विमा कुमारी ने बताया कि पुनपुन बाजार के जिन 3 लोगों की जांच की गई उसमें 3 लोग संक्रमित मिले हैं, जिसमें 2 पहले से संक्रमित हैं। पिछले 29 सितंबर की जांच में भी 2 लोग संक्रमित पाए गए थे। मंगलवार को फिर से जांच की गई जिसमें भी वो संक्रमित मिले हैं। पुनपुन में एक नया संक्रमित मिला है जिसमें एक की उम्र 55 है तो दूसरे की उम्र 50 है और तीसरे की उम्र 29 वर्ष है। पटना जिले में अभी भी कोरोना के कुल 12 मरीज सक्रिय हैं। नवादा, नालंदा व गया में गंगा जल पहुंचाने की योजना जल्द पूरी होगी। गंगा जल उदह योजना समय से पूरी की जाएगी। उसे सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को नालंदा, नवादा और गया जिले के विभिन्न स्थलों पर जाकर कार्य की प्रगति का जायजा लिया और पदाधिकारियों को कई निर्देश दिए। इस योजना के तहत गंगा जल को शुद्ध कर 4 शहरों गया, बोधगया, राजगीर और नवादा के सभी घरों में पेयजल की आपूर्ति करनी होगी। पेयजल आपूर्ति शुरू करने का लक्ष्य जून 2022 रखा गया है। मुख्यमंत्री ने नवादा जिले के मोतना जाने में योजना का निरीक्षण भी किया है। 30,000 शिक्षकों का नियोजन ठप। राज्य सरकार के माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 30,020 पदों पर चल रही छठे चरण के शिक्षक नियोजन की कार्रवाई प्रायः सभी जिलों में ठप पड़ गई है। पटना हाईकोर्ट के निर्देश के बाद 29 जुलाई 2021 को पूर्व से जारी नियोजन शेड्यूल पर शिक्षा विभाग ने तत्काल प्रभाव से रोक लगाते हुए नियुक्ति का नया शेड्यूल जारी किया था। सीएनजी बसों के लिए परिवहन विभाग ने आवेदन मांगा। पटना की सड़कों से डीजल से चलने वाली बसें हटेगी। पटना नगर निगम क्षेत्र में डीजल से चल रहे बसों को सड़क से हटाने की कवायद परिवहन विभाग ने शुरू कर दी है। विभाग ने डीजल के बदले सीएनजी वाले बसों को चलाने के लिए बस संचालकों से आवेदन मांगा है। इच्छुक आवेदक 28 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। विभाग की कोशिश है कि 5 नवंबर तक अंतिम चयन सूची प्रकाशित कर दी जाए। पहले चरण में 50 बसों को अनुदान दिया जाएगा। चयनित संचालकों को बसों की खरीद के लिए 50% या अधिकतम 7.5 लाख का अनुदान दिया जाएगा।
तो फिलहाल आज की तमाम अखबारों से इतनी ही खबरें, कल फिर इसी वक्त मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहूंगी। तमाम और भी खबरों के लिए न्यूज़ PR के साथ आज दिन भर बने रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।